नमस्कार, मैं मोनिका द कंपटीशन विंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। यह साइंस की क्लासेस है जो कि आगामी सीजी व्यापम के जो प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला सहायक और भी जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो प्रयोगशाला वैकेंसीज आएगी उसमें भी यह क्लासेस जो है बहुत ही उपयोगी होंगे। तो हम चलते हैं, हमारा आज का विषय है जीव विज्ञान, जिसमें आज का टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, लीनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो लीनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं, देखते हैं कौन सा है 2 भाग। लीनियस के पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है। पहला है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आर.एच. व्हिटेकर ने संपूर्ण जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो कितने भागों में बांटा? आर.एच. व्हिटेकर ने 5 भागों में बांटा है। तो 5 भाग कौन कौन से हैं? 5 जीव जगत जो है, तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और 5वां है जंतु जगत। तो इसमें हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। तो कोशिका के प्रकार देखें तो कोशिका की संरचना के आधार पर कुछ सरल होते हैं और कुछ जटिल होते हैं। तो मोनेरा जो है वो कोशिका के आधार पर देखें तो वो प्रोकैरियोटिक है। तो जो जिसमें कोशिका संरचना सरल होती है वो क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक होता है वो। और जिसमें कोशिका संरचना जटिल होता है वो क्या होता है? यूकैरियोटिक। तो मोनेरा को छोड़कर बाकी सभी क्या है? यूकैरियोटिक है और मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक है। कोशिका भित्ति के अकॉर्डिंग देखें तो मोनेरा में सेल्यूलोज रहित होता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें कुछ में उपस्थित होते हैं और कुछ में उपस्थित नहीं होते। कवक की बात करें तो कवक में भी कोशिका भित्ति होती है लेकिन इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज रहित होता है। पादप जगत की बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो कि सेल्यूलोज सहित होती है, जिसमें सेल्यूलोज होता है। और जंतु जगत की बात करें एनिमेलिया की, तो उसमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति जंतु जगत में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो मोनेरा में क्या है? नहीं होती है। और प्रोटिस्टा में है, कवक में है, पादप में है और जंतु में है। तो मोनेरा में बहुत सारी चीजें जो है वो डेवलप नहीं हुई रहेगी। तो जैसे केंद्रक झिल्ली हमने अनुपस्थित देखा। कार्य संरचना की बात करें तो मोनेरा जो है वो कोशिकीय होता है। वैसे ही प्रोटिस्टा की बात करें तो यह जो है वो क्या है? एक कोशिकीय होता है, जिसमें कोशिका की संरचना जो है वो क्या होती है? सरल होती है। अगर कवक की बात करें तो यह बहुकोशिक है। और पादप और जंतु में देखें तो इसमें क्या होता है? ऊतक और क्या होते हैं? अंग और अंगतंत्र पाए जाते हैं। पोषण की विधि के अनुसार देखें तो पोषण की विधि अगर देखें तो एक स्वपोषी होता है और एक क्या होता है? विषमपोषी। तो स्वपोषी जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी मतलब क्या है? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो मोनेरा की बात करें तो मोनेरा जो है वो क्या है? स्वपोषी है। और प्रोटिस्टा जो है वो भी क्या है? स्वपोषी है, जो कि प्रकाश संश्लेषी होती है और क्या होती है? परपोषी भी होती है। कवक की बात करें तो यह परपोषी होती है, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट होगी, जो कि मृत पोषी भी हो सकती है या फिर परजीवी, मतलब दूसरे जंतुओं पे दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगी या तो मृत जीवों पर क्या रहेगी? निर्भर रहेगी। वैसे ही पादप में देखें तो पादप जो है वो क्या होता है? स्वपोषी, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। वैसे ही जंतु जगत की बात करें तो यह भी परपोषी होता है, जिसमें मृत प्राणी संभोजी या फिर मृत पोषी भी हो सकते हैं। प्रजनन की विधि देखें तो मोनेरा में होता है संयुग्मन से, और प्रोटिस्टा में भी होता है क्या? युग्मक संलयन से। और कवक में क्या होता है? निषेचन। और पादप और जंतु तीनों में क्या होता है? निषेचन की क्रिया से प्रजनन होता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति ऑप्शन ए है काइटिन, ऑप्शन बी है सेल्यूलोज, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है लिपिड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए काइटिन। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। जबकि जो पादप है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अभी हमने देखा था पीछे डिफरेंस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द्विनाम पद्धति किसने दिया? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है कैरोलस, लीनियस, ऑप्शन सी है व्हिटेकर, ऑप्शन डी है जी रोंटजन। तो द्विनाम पद्धति जो है वो किसने दिया है? कैरोलस, लीनियस, जिसका नाम हमने पहले भी पढ़ा। तो कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता, वर्गीकी का पिता कहा जाता है, इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को क्या किया? प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार जीवधारी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द जो है उसके वंश को बताता है और दूसरा शब्द जो है उसकी जाति को बताता है। जैसे हम देखें कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सैम्पियस, जिसमें मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सैम्पियंस, जिसमें पहला शब्द जो है उसके वंश को बताता है और दूसरा शब्द जो है वो उसकी जाति को बताता है। तो यहाँ पे होमो जो है इसका वंश हो गया और सैम्पियस जो है इसकी जाति हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है टीना रिग्रीना, ऑप्शन बी है राना टिग्रीना, ऑप्शन सी है मुश्का, ऑप्शन डी है बॉस इंडिकस। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राना टिग्रीना। और भी जंतुओं के नाम देखते हैं कि क्या क्या वैज्ञानिक नाम हैं उनके। तो मनुष्य, मानव जो है उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैम्पियस, अभी हमने देखा था पीछे। मेढक का क्या है? राना टिग्रीना। वैसे ही बिल्ली का क्या है? फेलिस डोमेस्टिक। तो अभी हमने देखा था कि जो फर्स्ट क्या है वर्ड है वो क्या कहलाता है? वंश है, और दूसरा जो है उसकी किसको बताता है? जाति को बताता है। तो बिल्ली का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता जो है उसका वैज्ञानिक नाम है कैनिस फेमिलरिस। गाय का नाम क्या है? बॉस इंडिकस। वैसे ही मक्खी का देखें तो क्या है? मुस्का डोमेस्टिका, क्योंकि यहाँ घरे पाई जाती तो डोमेस्टिका है वहीं से। धान का क्या है वैज्ञानिक नाम? ओराइजा सटाइवा। वैसे ही गेहूं का ध्यान रखना क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और देखते हैं आगे तेंदुआ, शेर का, तो तेंदुआ क्या हो जाएगा? पैंथेरा पार्डस। तो इसका वंश देखो सभी का सेम है, तेंदुआ की बात करें, शेर की बात करें या बाघ की बात करें, तो इसका वंश जो है वो सेम हो जाएगा, क्या है? पैंथेरा। और सबकी जाति जो है वो अलग अलग है। जैसे तेंदुआ में क्या है? पार्डस, शेर में क्या हो गया? लियो, बाघ में क्या हो गया? टिग्रिस। लेकिन वंश क्या है? पैंथेरा ही है तीनों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कोशिका में केंद्रक की खोज की? ऑप्शन ए है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी है स्लाइडेन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन। तो कोशिका को पहली बार रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया था। ल्यूवेनहॉक जो है उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के साथ बैक्टीरिया के रूप में मुक्त कोशिका की खोज की थी, और अभी देखा हमने रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। वैसे ही जेई पुरकिंजे द्वारा कोशिका के जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म, जिसे जीवद्रव्य कहा जाता है, तो उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? ऑप्शन ए है शुतुरमुर्ग पक्षी, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्म गैलियोप्टिकम, ऑप्शन सी है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी है गिब्बान। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? माइकोप्लाज्म गैलियोप्टिकम, जिसकी कोशिका जो है सबसे छोटी होती है।
तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्म गैलेक्टिकम की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है, जिसकी लंबाई लगभग 175 मिलीमीटर होती है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जंतु कोशिका व पादप कोशिका में क्या भिन्न है? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है केंद्रक, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जंतु कोशिका व पादप कोशिका में देखें तो जंतु कोशिका में अभी हमने देखा था कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो हम डिफरेंस देखते हैं दोनों में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या होती है? बड़ी होती है, और जंतु कोशिका साधारणतः क्या होती है? छोटी होती है। पादप कोशिका में मोटी एवं कड़ी कोशिका भित्ति के कारण इसमें कोशिका का नियमित आकार होता है, क्योंकि यह कैसी होती है? सॉलिड कड़ी होती है, इसलिए इसका आकार कैसा रहेगा? नियमित रहेगा। इसमें कोशिका का अनियमित आकार होता है, क्योंकि इसके बाहर कोशिका भित्ति भी नहीं होती जो कि इसके आकार को क्या कर सके? नियमित रख सके। कोशिका भित्ति जो सेलुलोज नामक रासायनिक यौगिक से बनी होती है, किसमें? पादप में। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फोर्थ है कोशिका में रसयुक्त बड़ी रसधानी उपस्थित होती है, और इसमें जंतु कोशिका में क्या हो जाएगा? छोटी छोटी रसधानियां होती है या फिर नहीं भी पाई जाती। लवक इसमें होता है, हरित लवक, वर्णी लवक, जबकि जंतु कोशिका में लवक जो है वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन 6 है गोल्जी उपकरण के अनेक छोटी छोटी छड़ जैसी रचनाएं होती है, जिसको डिक्टियोसोम कहा जाता है, किसमें? पादप में। जबकि इसमें एक विशेष जटिल संरचना गोल्जी उपकरण उपस्थित होता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी छड़ जैसी संरचना रहती है, जबकि यहाँ पे एक विशेष जटिल संरचना होती है। तारक का है, या फिर इसी को सेंट्रोसोम कहा जाता है, जो कि इसमें क्या होता है? पादप कोशिका में नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें जंतु कोशिका में तारक का जो है उपस्थित होता है। जैसे हम की पीछे पिक्चर दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, अभी ये गाल्जी उपकरण जो कि जटिल होता है बताया, इसमें भी है गोल्जी उपकरण। और देखें तो यहाँ पे लाइसोसोम पाया जा रहा है, और यहाँ भी देखें तो इसमें भी लाइसोसोम है। तो हमने डिफरेंस में इसको नहीं देखा था। और क्या था डिफरेंस में? हरित लवक की बात करें तो हरित लवक है इसमें, क्योंकि ये क्या है? पादप कोशिका है, जबकि यहाँ पे कोई भी लवक नहीं है। और देखे थे हमने कोशिका भित्ति की बात की थी, तो कोशिका भित्ति जो है कोशिका को जो है कवर्ड करता है, तो इसमें कोशिका भित्ति मिल रही है पादप कोशिका में, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और जंतु कोशिका में देखें तो यहाँ कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए इसका आकार जो है वो नियमित नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड का रंग क्या होता है? तो ए हरा, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है रंगहीन, ऑप्शन डी है नारंगी। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है? रंगहीन होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रंगहीन। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो अभी हमने देखा था कि लवक जो है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, किसमें पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में। तो ये आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार और तस्तरी नुमा दिखाई पड़ते हैं। लवक जो है उनका आकार दिया हुआ है। ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट होता है, जिसमें अवर्णी लवक मतलब रंग जो है उतना दिखाई नहीं देता। वर्णी लवक की बात करें तो इसमें रंग बिरंगे होते हैं। और हरित लवक जो है उसमें कौन सा? हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा है, तो उसमें कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर जो होता है। तो ये हो गया क्या? लवक के प्रकार।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका की रसोई घर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है क्रोमोप्लास्ट। तो कोशिका की रसोई घर जो है किसको कहा जाता है? जो पत्तियों में पाए जाते हैं क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो है वो सूक्ष्म रचनाएं हैं जो कि दोहरी झिल्ली से क्या होते हैं? घिरे रहते हैं, जिसके भीतर तरल युक्त पदार्थ जो है वो होता है, जिसमें तरल युक्त गुहा होता है, जिसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। स्ट्रोमा में थैलीनुमा रचना पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? थाइलाकोइड्स। इसमें पर्णहरित के अलावा और भी क्या क्या मिलता है? हरित लवक के अलावा और क्या क्या मिलता है? कैरोटीन तथा जेंथोफिल नामक का वर्णक भी पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका में कहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए है गोल्जी काय, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन का संश्लेषण जहाँ होता है वो क्या है? राइबोसोम, जहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम एक ऐसा कण है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देता है। यह अंतःप्रदवी जालिका की झिल्लियों की सतह पर क्या होते हैं? सटे होते हैं। यह सिंगल भी होते हैं या फिर ग्रुप में मतलब गुच्छों में भी पाए जाते हैं। यह कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं। अगर कोई कोशिका है, उसका केंद्रक है, तो उसके चारों तरफ द्रव्य पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। तो इसी में ही ये गुच्छों के रूप में जो है वो क्या होता है? मिलता है, या फिर से अकेला भी रहता है या फिर गुच्छों में भी रहता है। ऐसे राइबोसोम को जो गुच्छों में मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है? पॉली राइबोसोम, या फिर क्या कहा जाता है? पॉलीसोम। तो जो गुच्छे में मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए, जो कि एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है आरएनए। तो इसमें प्रोटीन और आरएनए की क्या होती है? बनी होती है। और राइबोसोम के कार्य देखें तो राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लवक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह एक सूक्ष्म छड़ या धागे नुमा दानेदार या गोलाकार आकार दिखाई देता है, जो कि अंडाकार कोशिकांग है। पादप कोशिका में इसकी संख्या जो है वो जंतु कोशिका से क्या होती है? कम होती है। मतलब जंतु कोशिका में इसकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। जंतु कोशिका में यह संख्या लगभग कितनी होती है बता रहा है? 10,000 से भी ज्यादा हो सकता है। तो जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें अपना डीएनए होता है और क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है। तो जिससे ये अपना कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। अभी देखा था हमने, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। तो इसमें अपना खुद का क्या होता है? डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। तो हमने देखा था कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन और आरएनए का बना होता है और डीएनए भी है। तो इसमें इसका खुद का क्या होता है? डीएनए भी होता है और आरएनए और क्या हो जाएगा? प्रोटीन भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य देखें तो इसमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण क्या होता है? ऑक्सीकरण करता है। इसके लिए बहुत अधिक आवश्यक क्या है? ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है। यह ऊर्जा के रूप में क्या होता है? जमा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में क्या समानता है? ऑप्शन ए है गोल्जी काय, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है केंद्रिका।
तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक संदर्भ में देखें तो इन दोनों में जो है क्रोमोसोम जो है वो पाया जाता है। तो हम देखते हैं इसका डिफरेंस कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यहाँ है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है यहाँ आद्य कोशिका है जिसका आकार जो है 1 से 10 कितना है माइक्रोमीटर होता है, जबकि यहाँ यूकैरियोटिक जो होता है वो विकसित कोशिका है। अभी हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक कौन सा होता है, कौन सा जगत वाला होता है, मोनेरा जगत जो है, बाकी सभी जगत जो है वो किस में आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। यह विकसित कोशिका है जिसका आकार प्रायः 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित रहता है प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि इसमें केंद्रक जो है वो उपस्थित होता है, किसमें, यूकैरियोटिक में। तीसरा देखिए तो केवल जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो है सभी पादप और जंतुओं में क्या होता है, मौजूद होता है। इसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता और इसमें केंद्रिका पाया जाता है। क्रोमोसोम जो है इसमें पाया एक ही क्रोमोसोम होता है, जबकि इसमें अनेक क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन दोनों में जो है कॉमन क्या हुआ कि क्रोमोसोम जो है वो पाए जाते हैं, जो कि क्वेश्चन में हमारा क्या था, आंसर था इसका। गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी था ऑप्शन में। अंतःद्रवी जालिका नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो है एक विकसित कोशिका है, इसलिए इसमें गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रवी जालिका ये सभी क्या है, पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका विभाजन जो है इसमें विखंडन या फिर मुकुलन द्वारा होता है, जबकि इसमें कोशिका विभाजन माइटोसिस या फिर मियोसिस द्वारा होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है सेंट्रोसोम, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में राइबोसोम की बात कर ली, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ली, तो अब आत्महत्या की थैली कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये जो है झिल्ली से बंधी पुटिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका में काफी मात्रा में पाई जाती है। कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम जो है वो क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं, और इसमें जो एंजाइम रहते हैं वो अपनी ही कोशिका को जो है वो क्या कर लेते हैं? पचा लेते हैं। तो इसलिए उसकी परिणाम स्वरूप इसमें कोशिका की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, क्योंकि अपनी ही कोशिका खुद क्या कर गई? निगल गई। तो इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम के कार्य और देखिए तो क्या है? कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थ कणों का क्या करता है? पाचन करता है, और जीवाणु और वायरस से क्या करता है? रक्षा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका विभाजन के प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है असूत्री विभाजन, ऑप्शन बी है समसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी है विषम सूत्री विभाजन, ऑप्शन डी है अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका का विभाजन जो है 3 प्रकार से होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विषम सूत्री विभाजन। इस टाइप का कोई विभाजन इसमें नहीं होता है। तो कोशिका विभाजन की बात करें तो यह 3 प्रकार से हो सकता है। असूत्री विभाजन जो कि एक कोशिकीय जीवों में होता है, और समसूत्री की विभाजन की बात करें तो यह एक ही प्रकार के कोशिकाओं में होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं में होता है। जैसे कि जो हाइड्रा में होता है वो क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन। तो इसके जो है 4 स्टेजेस हैं। एक होता है प्रोफेज,
दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा होता है कौन सा, टेलोफेज। तो टेलोफेज में जो है एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या है, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, जिसमें दो संतति में जो है विभाजित होते हैं। साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया में जो है दो संतति में विभाजित हो जाते हैं। और यहाँ जो है केंद्रक लुप्त होता है और यहाँ जो है केंद्रक और केंद्रक झिल्ली दोनों लुप्त होते जाते हैं। फिर है तीसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो जनन कोशिकाओं में होता है। जैसे जंतु में बात करें तो यहाँ तो इसमें शुक्राणु और अंडाणु में होता है। और अगर पादप की बात करें तो इसमें नर व मादा में होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, दो क्रमिक समसूत्री विभाजन के बीच की विश्राम अवस्था को क्या कहते हैं? तो जब समसूत्री विभाजन हो रहा है तो दो क्रमिक एक के बाद एक जो समसूत्री विभाजन होगा उसके बीच जो विश्राम की अवस्था है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मेटाफेज, ऑप्शन बी है टेलोफेज, ऑप्शन सी है प्रोफेट, ऑप्शन डी है इंटरफेज। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में मेटाफेज और टेलोफेज की बात की, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी इंटरफेज। तो इंटरफेज जो है दो क्रमिक समसूत्री विभाजनों के बीच एक अविभाजित अवस्था को क्या कहा जाता है? इंटरफेज कहा जाता है। इस अवस्था में एक कोशिका अपने अधिकतम आकार में क्या होती है? बढ़ती है और क्रोमेटिन पदार्थ को दोगुना कर वह अपने आप को दूसरे विभाजन के लिए क्या करती है? तैयार करती है। समसूत्री विभाजन देखें तो बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि समसूत्री कोशिका विभाजन से ही होता है। तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है? बहुकोशिकीय जीवों में। समसूत्री विभाजन द्वारा एक मातृ कोशिका से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो समसूत्री विभाजन से एक मातृ कोशिका होती है जिसमें दो संतति में जो है वो विभाजित होते हैं। इस विभाजन में संतति कोशिकाओं के गुण जो है मातृ कोशिकाओं के समान होती है। तो एक हो गई कौन सी? मातृ कोशिका, और दो जो हो गई वो क्या हो गई? संतति कोशिका। तो ये एक संतति कोशिका, ये दूसरी संतति कोशिका। तो इसके जो गुण हैं संतति कोशिका की, उसके गुण किससे मिलते हैं? मातृ कोशिका के समान होते हैं। यह सभी जीवों में वृद्धि का आधार होता है। तो इसमें उदाहरण देखिए तो क्या हो जाएगा? घावों का भरना या फिर अंगों का पुनरुद्भवन, जो कि किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। इसी विभाजन के फल स्वरूप संभव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, लाइकेन किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है परजीवी, ऑप्शन बी है मृतोपजीवी, ऑप्शन सी है सहजीवी, ऑप्शन डी है स्वपोषी। तो लाइकेन जो है वो किसका उदाहरण है? सहजीवी का। तो लाइकेन जो है वो स्वपोषी होता है। यह संयुक्त सहजीवी जीव है जो कि कवक व शैवाल उसमें साथ साथ संयुक्त रूप से क्या करते हैं? रहते हैं। लाइकेन में कवक एवं शैवाल दोनों एक दूसरे को सहायता पहुंचाते हैं। तो लाइकेन जो है किसका संयुक्त रूप है? कवक और शैवाल का। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास इसको कहा जाता है। शैवाल के घटक को क्या कहा जाता है? सेवलोंग, तथा कवक के घटक को माइक्रोवॉयंट कहा जाता है। कवक के घटक को क्या कहा जाता है? माइक्रोवॉयंट, और वैसे ही शैवाल के घटक को क्या कहा जाता है? सेवलोंग। तो ये टर्म जो है वो ध्यान रखना, जो क्रमशः स्वपोषी होता है और क्या होता है? परपोषित होता है। मतलब शैवाल की बात करें तो शैवाल जो है वो क्या होगा? स्वपोषी होगा, जो कि अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। जबकि
जो कवक है वो क्या होगा, परपोषित होगा, जो कि किस पे डिपेंडेंट रहेगा, शैवाल पर डिपेंडेंट रहेगा, परपोषित होता है। तो यहाँ हम लाइकेन के प्रकार देखें तो कौन कौन सा प्रकार होता है, क्रस्टोज, पॉलीओज और एक क्या है, प्रटिकोज। तो ये जितने भी टर्म है लाइकेन के प्रकार, इसको भी ध्यान रखेंगे कि लाइकेन के 3 प्रकार होते हैं, क्रस्टोज, फेलियोज और क्या है, फ्रेटिओज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भूरे शैवाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है रोडोफाइटा, ऑप्शन बी है फियोडोफाइटा, ऑप्शन सी है क्लोरोफाइटा, ऑप्शन डी है क्रोमोफाइटा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? तो भूरे शैवाल को क्या कहा जाता है, फियोडोफाइटा। इस वर्ग के पौधों का अध्ययन करने को फाइकोलॉजी कहा जाता है। जो शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। शैवाल की लगभग 20,000 जातियां पाई जाती है। शैवाल को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा है? एक है लाल शैवाल, दूसरा है भूरा शैवाल, तीसरा है हरा शैवाल। जिसमें लाल शैवाल को क्या कहा जाता है, रोडोफाइटा। भूरा सवाल क्या हो जाएगा, अभी जो क्वेश्चन में था, फियोडोफाइटा। और हरा सवाल जो है वो क्या है, क्लोरोफाइटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, किसका उपयोग चमड़ा व स्याही बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है टेनिन, ऑप्शन बी है रेनिन, ऑप्शन सी है रेजिन, ऑप्शन डी है साइकस। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए टेनिन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि पादप कोशिकाओं के रिक्तियों में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं के रिक्तियों में पाया जाता है क्या चीज, टेनिन जो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, किसमें कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है? ऑप्शन ए है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी है मोनेरा, ऑप्शन सी है फंजाई, ऑप्शन डी है कवक। तो कोशिका झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है? तो क्या हो जाएगा, मोनेरा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो किंगडम मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। जैसे उसमें क्या क्या आ जाता है, बैक्टीरिया, एक्टियोमाइसिटीज, और भी है यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के जितने भी टाइप है वो इसमें आएंगे, और प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरिया। मोनेरा में रखे गए सदस्य बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब उतने ज़्यादा विकसित नहीं होते, इसलिए तो हम लोग इसको किस में रखते हैं, प्रोकैरियोटिक में रखते हैं। तो इसमें 1 माइक्रोन से लेकर कुछ माइक्रोन ही लंबे होते हैं, इसमें जो क्या होते हैं, कोशिकाएं जो होती हैं। इसमें केंद्रक तथा अन्य झिल्ली युक्त अंग जो है वो नहीं पाए जाते। इसमें केंद्रक नहीं होता और उसमें झिल्ली युक्त जो है अंग नहीं होते, क्योंकि ये ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं, अविकसित होते हैं। इसमें कुछ सदस्यों के अंदर नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता होती है, जैसे कि एजोटोबैक्टर, कॉलिस्ट्रीडियम या फिर राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन को स्थिर करता है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।